अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज जीन मैनिपुलेशन। हम पढ़ेंगे जीन मैनिपुलेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद हम जीनोमिक लाइब्रेरीज क्या होते हैं और जीनोमिक लाइब्रेरीज कैसे हम फॉर्म करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, और कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज कैसे बनाते हैं, कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज क्या होते हैं, और किस तरीके से हम स्क्रीनिंग करते हैं कॉलोनीज का बाय डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि कॉलोनी में हाइब्रिड कॉलोनी मेथड है, और दूसरा प्लेग हाइब्रिडाइजेशन है। तो और इसी इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे, दैट इज साउथर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग मेनली, जो सेंगर मेथड है। और हम इसी में पढ़ेंगे पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए माइक्रो अरे। तो बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, और जितना हो सके आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, और अभी आप आगे जाके आपको बहुत फ्यूचर में फायदा होगा। तो थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी में जाने से पहले हम थोड़ा सा जीन मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम जीन को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो जीन मैनिपुलेशन का मतलब आपको पता है, मैनिपुलेशन मतलब किसी चीज को चेंज करना, उसको हम मैनिपुलेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलता हूँ कि लाइक मैं बोलता हूँ कि मतलब आपको यूजी छोड़ देना चाहिए, और जो ये आपको पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। आप बहुत फर्म हो अपने पढ़ाई के लिए, बट मैं आपका माइंड चेंज कर देता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं, आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। और अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने आपको मैनिपुलेट कर दिया। ओके, सो दैट इज जीन मैनिपुलेशन। तो वैसे ही रहता है जीन मैनिपुलेशन, जिसमें हम जीन को चेंज करते हैं, या कोई भी सीक्वेंस है उसको चेंज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीन मैनिपुलेशन। तो जीन मैनिपुलेशन मेनली जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर जीन है उसको मैनिपुलेट करके उसको उसके एक्सप्रेशन उसको एक्सप्रेस कराते हैं किसी सिस्टम में। ओके, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग देखो क्या होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग primarily involves the manipulation of genetic material. ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो एक इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, दैट इज द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो हम जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट करते हैं, मेनली जो डीएनए है, टू अचीव द डिजायर्ड गोल इन अ प्री डिटरमाइंड वे। तो ताकि हमको जो हमारा डिजायर्ड गोल है, वो एक प्री डिटरमाइंड वे में हमको मिल सके। ओके, सम अदर टर्म्स आर आल्सो इन कॉमन यूज टू डिस्क्राइब जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, दिस मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरियल सेल है, उसमें हम अपना डिजायर्ड डीएनए डाल के उस डिजायर्ड डीएनए को एक्सप्रेस करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियल डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसके ब्रीफ हिस्ट्री में जाएंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जो ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके जो रूट्स है वो मेनली उस एक्सपेरिमेंट के साथ कनेक्ट होता है, जो किसने किया था, बॉयर और कोहेन ने 1973 में। ठीक है, तो उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सक्सेसफुली रिकम्बाइन किया था दो प्लास्मिड्स को, दैट इज पीएससी 101 एंड पीएससी 102। और उस प्लास्मिड को कंबाइन करने के बाद उन्होंने एक नया प्लास्मिड बनाया, किसमें, इकोलाई में। ओके, तो जो ये पीएससी 1 है, उसमें से उन्होंने मेनली जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसको लिया। मेनली कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, दैट इज टेट्रासाइक्लिन। और जो पीएससी 102 जो प्लास्मिड है, उसमें से उन्होंने मेनली वो दूसरा एंटीबायोटिक जीन लिया, दैट इज केनामाइसिन एंटीबायोटिक जीन। उसके बाद उन्होंने एक न्यू रिकम्बाइंड प्लास्मिड बनाया, उसको बैक्टीरियल सेल्स में उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। इनकॉर्पोरेट करने के बाद उस बैक्टीरिया में ये कैपेबिलिटी आ गई कि वो एंटीबायोटिक जो मेनली टेट्रासाइक्लिन और केनामाइसिन है, उसके अगेंस्ट उनमें रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से उसने दो प्लास्मिड के एंटीबायोटिक जीन्स को यूज करके एक बैक्टीरिया को दोनों एंटीबायोटिक्स के लिए क्या कर दिया, रेजिस्टेंट कर दिया। तो यहाँ से जो रिकम्बिनेंट जो प्रोसेस है, या जो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, बॉयर और कोहन के एक्सपेरिमेंट से, जो उन्होंने किया था 1973 में। तो उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया, किसने, बॉयर और कोहन ने। उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उन्होंने एक जीन जो इनकोड करता है प्रोटीन,
जो मेनली एक आरआरएनए फॉर्म करता है। उन्होंने इसको आइसोलेट किया कहाँ से? अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग से, दैट इज़ द ज़िनोपस लिविस। तो उन्होंने वहाँ से इस ज़िनोपस लिविस में से एक जीन लिया, वो जीन मेनली क्या करता है? एक आरआरएनए फॉर्म करता है। ओके, तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करके, दैट इज़ मेनली इक और आर1, इसको यूज़ करके ये जो आरआरएनए है या वो जीन है जो इस अफ्रीकन क्लाउड फ्रॉग है उसमें से उन्होंने निकाल दिया या आइसोलेट किया या उसको अलग कर दिया। उसके बाद वही जो इकोर आर1 एंजाइम है उसको यूज़ करके उन्होंने प्लास्मिड 101 को ट्रीट किया, ठीक है? ट्रीट करने के बाद फिर जो फ्रॉग डीएनए है, जो फ्रॉग जीन है उसको और जो प्लास्मिड पीएससी1 है उसके डीएनए को दोनों के फ्रैगमेंट्स को क्या किया उन्होंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर उन्होंने उसको रखा तो उन दोनों डीएनए फ्रैगमेंट्स में जो हमने एक तो यहाँ से लिया था, आइसोलेट किया था अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग से और दूसरा जो प्लास्मिड को हमने ट्रीट किया था, इन दोनों को मिक्स किया तो क्या हो गया? इस प्लास्मिड और इस जीन का क्या हो गया? बेस पेयरिंग हो गया। उनका पेयरिंग हो गया, वहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, ये जो हमारा फॉरेन डीएनए है दैट इज़ द अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग का जो जीन है वो उस प्लास्मिड में इंसर्ट हो गया। ओके, सो बाय द एडिशन ऑफ द एंजाइम लिगेज ए रिकम्बाइंड प्लास्मिड डीएनए वाज डेवलप्ड। तो जब उसके बाद उसी मिक्सचर में जब उन्होंने डीएनए लाइगेज, ठीक है, जो एंजाइम है उसको मिक्स किया तो क्या हो गया? तो एक रिकम्बाइंड प्लास्मिड देखने को मिला जिसमें हमारा अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग का जीन क्या था? इंसर्ट था। ओके, तो व्हेन इसके बाद उन्होंने क्या किया? इस प्लास्मिड को, इस न्यू प्लास्मिड को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया इकोलाई के सेल में और उस इकोलाई को ग्रो किया एक न्यूट्रिएंट मीडियम में। देन जब उन्होंने उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया तो क्या रिजल्ट देखने को मिला उनको? ये रिजल्ट देखने को मिला कि उस इकोलाई के अंदर जो ये फ्रॉग का डीएनए है, जो एक आरआरएनए बनाता है, वो एक्सप्रेस हो रहा था। वो एक प्रोटीन बना रहा था। मीन्स एक फ्रॉग प्रोटीन उस बैक्टीरिया के सेल के अंदर फॉर्म हो रहा था। तो वहाँ से ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसकी जो शुरुआत है या इसी एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट हुआ, किसके? कोहेन और बोयर के एक्सपेरिमेंट से। ओके, तो thus the genes of a frog could be successfully transplanted। तो वहां से उनको ये पता चला कि एक फ्रॉग के जीन को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इकोलाई में और इकोलाई में हम उसको एक्सप्रेस करा सकते हैं। तो यहाँ से जो मेन बिगिनिंग है मॉडर्न रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये स्टार्ट हुआ। ओके, तो उनको इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो फ्रॉग है उसका प्रोटीन हम बैक्टीरिया में एक्सप्रेस करा सकते हैं। तो यहाँ से उनको एक आइडिया मिला कि हम कोई भी जीन को एक्सप्रेस करा सकते हैं E. coli में। Okay, so thus the genes of a frog could be successfully transplanted and expressed in E. coli. This made the real beginning of modern recombinant DNA technology and laid foundation for the present day molecular biotechnology। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से जो बिगिनिंग है मॉडर्न रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, वो एक उसका एक फाउंडेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये दैट वाज द फाउंडेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर जो बायोटेक्नोलॉजी है, प्रेजेंट जो मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी है, उसका एक नींव वहाँ से स्टार्ट हो गया। ओके, तो बहुत सारी जो बायोटेक्नोलॉजीज हैं वो एडमायर करते हैं किसको? बॉयर और गोयल को, ओके, कोहेन को, उनके एक्सपेरिमेंट्स को और उनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो ये बायोटेक्नोलॉजीज हैं उन वो दो क्रोनोलॉजिकल कैटेगरीज में डिवाइड हैं, ठीक है? एक बीबीसी टेक्नोलॉजी कहते हैं, दैट इज द बिफोर बॉयर एंड कोहेन, एंड एबीसी बायोटेक्नोलॉजी है, दैट इज आफ्टर बॉयर एंड कोहेन। ओके, तो हम थोड़ा सा एक आउटलाइन देखेंगे कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है। ओके, सो देयर आर मेनी डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स टेक्निक इन्वॉल्व्ड इन जीन मैनिपुलेशन। तो बहुत सारे डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स हैं मेनली जीन मैनिपुलेट करने के लिए या जीन मैनिपुलेशन में। ओके, बट जितने भी टेक्निक्स हैं या जितने भी डाइवर्स टेक्निक्स है, उन सब का सेम बेसिक प्रिंसिपल है, जिससे हम डीएनए को रिकम्बिनेंट बना सकते हैं या हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं। दैट इज it has reasonably simple and broadly involve the following stages, that is generation of DNA fragments and selection of desired piece of DNA। okay, तो अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको, let it be, तो सबका एक ही है जो बेसिक प्रिंसिपल है, दैट इज पहले हम जो डिजायर्ड डीएनए है उसको हम आइसोलेट करते हैं। ओके,
तो बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, तो जो डोनर डीएनए है, डोनर डीएनए हम उसको बोलते हैं, जहाँ से हमारा फॉरेन डीएनए जो हमारा टारगेट डीएनए या डिजायर्ड डीएनए है उसको हम आइसोलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जो पार्ट है ये इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन है, ठीक है? जहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है या इंसुलिन इंसुलिन प्रोटीन का जो प्रोडक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट को ले लेंगे। तो इस पार्ट को लेने के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर, तो वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब हम यूज़ करेंगे, तो ये जो हमारा ये पार्ट है वो अलग हो जाएगा, इस तरीके से आइसोलेट हो जाएगा, आइसोलेशन हो जाएगा इस पार्ट का। देन हम एक प्लास्मिड लेंगे, प्लास्मिड का डीएनए लेंगे, फिर उस प्लास्मिड को भी हम उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम कट करेंगे जिससे हमने इस डोनर डीएनए को कट किया था, ठीक है? तो जब ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यूज़ करेंगे तो ये भी यहाँ से कट हो जाएगा। कट होने के बाद फिर हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, इस डिज़ायर्ड डीएनए या जो हमारा टारगेट डीएनए है और जो प्लास्मिड डीएनए, इन दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है? मिक्स करने के बाद हम उस मिक्सचर में हम जो एंजाइम है लाइगेज वो ऐड कर देते हैं। इस लाइगेज एंजाइम के एडिशन से क्या होता है, जो ये प्लास्मिड है और जो डिज़ायर्ड डीएनए है, वो कंबाइन हो जाते हैं इस तरीके से। इट गेट्स कंबाइंड, ठीक है? कंबाइन हो गए। कंबाइन होने के बाद फिर हम उस रिकम्बिनेंट डीएनए को, तो यहाँ पे हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो गया जिसमें हम प्लास्मिड प्लस प्लास्मिड प्लस हमारा जो डिज़ायर्ड डीएनए जीन था, उन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। फिर हम उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, एक होस्ट सेल में, दैट में बी एनी बैक्टीरियल सेल या कोई भी सिस्टम हम यूज करेंगे तो उसमें हम इसको डाल देंगे। तो ये हमारा प्लास्मिड यहाँ पे एंटर हो गया, ठीक है? एंटर होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उस सेल है या इसको हम अब हम इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है? ये हमारा सेल क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। अब उसका मल्टीप्लिकेशन कराएँगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बहुत सारे सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे इस तरीके से, यहाँ पे ये सेल, ठीक है? देन उसके बाद हम अ, मल्टीप्लाई करने के बाद हम सेल को सेलेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि किस सेल में जो जीन है वो एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है? दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ द क्लोन्स, ठीक है? तो हम जो क्लोन्स है उसका सिलेक्शन करते हैं, ठीक है? जहाँ पे हमारा जो जीन है वो एक्सप्रेस हो रहा है, उस क्लोन को हम आइसोलेट करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर क्लोन को हम फिर क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसकी ग्रोथ कराएँगे, ठीक है? तो ये जो अ, क्लोन है जिसमें हमारा जो टारगेट या हमारा डिजायर्ड डीएनए ट्रांसफर हुआ था, अब वो एक्सप्रेस होगा एंड इट विल प्रोड्यूस द एमआरएनए। एमआरएनए से भी क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे प्रोटीन प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर इंसुलिन जीन का जो या इंसुलिन प्रोटीन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो हम फिर इसके बाद हम इस इंसुलिन को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, तो जितना भी कोई भी रिकम्बिनेंट अगर हम डीएनए बनाना चाहते हैं, तो यही प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम डीएनए फ्रैगमेंट को जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा टारगेट जीन है या जो हमारा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, ठीक है? तो कोई भी ह्यूमन जीन हो सकता है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन के लिए है, इंसुलिन के लिए है या इंटरफेरॉन है, तो उनके लिए हम उस जीन को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। देन इंसर्शन ऑफ द सिलेक्टेड डीएनए इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर या कोई भी प्लास्मिड हो, तो उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसको हम एक वेक्टर में डाल देंगे। तो वेक्टर हम कोई भी वेक्टर यूज कर सकते हैं, प्लास्मिड यूज कर सकते हैं, फैजमिड यूज कर सकते हैं, ऑस्मिड यूज कर सकते हैं और इसी तरीके से दूसरी जो येक है, ठीक है, यम है। तो इस तरीके से हम कोई भी वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर है, हम उसको यूज करेंगे, फिर उसमें हमारा जो टारगेट जीन है उसको इंसर्ट कर देंगे। ओके, देन तो उससे क्या होता है, जब हम ये हमारा टारगेट जीन है उसको हम जब हम प्लास्मिड में डाल देते हैं, टारगेट जीन जब इसको हम प्लास्मिड में डाल देते हैं, तो जो डीएनए वहाँ पे फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं या काइमेरिक डीएनए बोलते हैं, ठीक है? रिकम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक। तो काइमेरा मेनली एक मॉन्स्टर है ग्रीक मिथोलॉजी में, ठीक है? दैट हैज ए लायन हेड, गोट बॉडी एंड सर्पेंट टेल, ठीक है? तो जो ये मॉन्स्टर है जो ग्रीक मिथोलॉजी में पाया जाता है काइमेरा, तो वो काइमेरा का क्या है, अगर हम उसका इमेजिनेशन करेंगे तो उसका जो हेड है वो गॉड का है, ठीक है? दैट इज़ आपको बकरी का उसका सर है एंड
सॉरी लॉइन हेड है, सॉरी लॉइन हेड है, ओके लॉइन हेड, देन गॉड बॉडी, एक बकरी बकरी का शरीर है, ठीक है, और जो टेल है उसका दैट इज ऑफ सर्पेंट, दैट इज ऑफ ए स्नेक, ठीक है। तो ऐसा एक एनिमल, एक मॉन्स्टर ग्रीक मिथोलॉजी में, उनकी कहानियों में ये पाया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको काइमेरा बोलते हैं, काइमेरा। और उसी काइमेरा से ये जो काइमेरिक है ये डिराइव हुआ है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए को हम काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं, दैट इज काइमेरा। काइमेरिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये जो देखो ये लॉइन का हेड है, अलग पार्ट है, ये लॉइन अलग है, गॉट दैट इज द बकरी, और अलग है, अलग जानवर है, और ये जो स्नेक है वो अलग जानवर है, दैट इज ए रेप्टाइल, ओके, दिस इज ए कार्निवोर्स, दिस इज ए हार्बीवोर्स। तो यहाँ पे तीन एनिमल्स कंबाइन होके एक सिंगल मॉन्स्टर फॉर्म कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मिड अलग है और ये जो टारगेट डीएनए है वो अलग है, तो ये दोनों कंबाइन होके एक रिकम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम काइमेरा बोलते हैं, ओके। देन दिस में बी कंपेरेबल टू नरसिम्हा इन इंडियन मिथोलॉजी। तो इंडियन मिथोलॉजी में एक मॉन्स्टर, मॉन्स्टर नहीं, एक एनिमल पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नरसिम्हा बोलते हैं। तो उसका भी जो ये थोड़ा सा इसी तरीके से है, ओके। सो इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट वेक्टर्स इनटू होस्ट सेल दैट इज बैक्टीरिया, ओके। तो जो रिकम्बिनेंट वेक्टर है, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो करेंगे हम कब, किसमें, होस्ट सेल में, ठीक है। तो जब ये हमारा वेक्टर बन गया, तो वेक्टर बनने के बाद हम क्या करेंगे, इस रिकम्बिनेंट जो वेक्टर है उसको हम होस्ट सेल के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे या वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जो कोई भी होस्ट सेल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी हम सिस्टम यूज कर सकते हैं, ओके। देन उसके बाद उस बैक्टीरिया में क्या होगा, उस पर्टिकुलर जीन का ट्रांस मल्टीप्लिकेशन होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब उसका मल्टीप्लिकेशन हो गया होगा, तो जो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुए हैं उन बैक्टीरिया जो ट्रांसफॉर्म हो उसका हम सिलेक्शन करेंगे। तो जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन्स, ठीक है। क्लोन मीन एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। क्लोन्स कंटेनिंग द रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल, जिसमें हमारा रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल या हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है। तो वही बैक्टीरिया हम चूज करेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं या जो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, ठीक है, जिनमें हमारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो प्रेजेंट है। देन उसके बाद उन बैक्टीरियाज को जो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं उसको हम यूज करेंगे। उसके बाद उस बैक्टीरिया में उस पर्टिकुलर जीन का क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। तो जब उस जीन का एक्सप्रेशन होगा तो वो जो जीन है वो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करेगा। अगर हम इंसुलिन का जीन डालेंगे तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, इंसुलिन प्रोटीन। अगर हम ग्रोथ हार्मोन का जीन डालेंगे तो ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ओके। तो जो हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम चाहते हैं कि हम बनाएं, तो वो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर फॉर्म होता है। फिर उस बैक्टीरियल सेल से हम क्या करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको हम यूज करते हैं किसके लिए, इसको यूज करते हैं मेनली हम जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो करने के लिए, हम क्लोन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है सबका सेम है। तो कोई भी हम टेक्नोलॉजी अगर यूज कर रहे हैं तो बेसिक प्रिंसिपल इज सेम, ओके। कुछ मॉलिक्यूलर टूल्स है जिसका हम यूज करके क्या करते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीन मैनिपुलेशन, वो कराते हैं। तो जैसे कि अगर आपको कोई गाड़ी ठीक करानी हो तो हम क्या करते हैं, गाड़ी ठीक कराने के लिए उसके टूल्स रहते हैं, जैसे कि हम वहाँ पे वो होता है दैट इज चाबी रहती है, पेशकश रहता है, ठीक है। तो और इस तरीके से प्लास रहता है, ओके। तो वैसे ही जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या जेनेटिक मैनिपुलेशन है, जीन मैनिपुलेशन करने के लिए भी क्या रहता है, जीन मैनिपुलेशन करने के लिए भी कुछ टूल्स रहते हैं जिसको इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जीन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उन टूल्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर टूल्स। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर टूल। जैसे कि एक इंजीनियर को कुछ डिजाइन बनाना है या कंस्ट्रक्ट करना होगा, जैसे कि ब्रिज बनाना है, कैनाल बनाना है, रेलवे बनाना बनाना है, या कुछ भी करना है, तो उसके हिसाब से वो अपना एक प्लान बनाता है। सो द टर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी appropriate for an individual who is involved in genetic manipulation। तो एक हम जेनेटिक इंजीनियर उसको बोलते हैं जो मेनली ये सो जेनेटिक मैनिपुलेशन है वो कराते हैं, ओके। सो जेनेटिक इंजीनियर्स टूल किट और मॉलिक्यूलर टूल्स namely the enzymes most commonly used in the recombinant DNA experiments are briefly described। तो
मेनली जो मॉलिक्यूलर टूल्स है या जो जेनेटिक इंजीनियर्स टूल किट है, तो वो मेनली क्या है, एंजाइम्स है। तो उन एंजाइम्स का हम यूज करके क्या करते हैं, उन एंजाइम्स का यूज करके हम जीन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डीएनए को चेंज कर सकते हैं, डीएनए में हम अपना जो डिजायर्ड डीएनए है वो डाल सकते हैं। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जो उन एंजाइम्स को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ मॉलिक्यूलर टूल दैट जेनेटिक इंजीनियर्स टूल किट। ओके, तो सबसे पहले जो एंजाइम सबसे ज्यादा यूज होता है, मोस्ट कॉमनली, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर नाइफ्स भी बोलते हैं, या जिसको हम डीएनए कटिंग एंजाइम भी बोलते हैं। तो ऑलरेडी हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। So, restriction endonuclease are one of the most important groups of enzymes for the manipulation of DNA. तो जो ये restriction endonuclease है, सबसे important enzymes हैं किसमें, mainly manipulation of DNA के लिए, क्योंकि यही restriction endonuclease क्या करता है, DNA को कट करता है। कट DNA के कट होने की वजह से ही हम अपने डिजायर्ड डीएनए को बाहर निकाल सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, और उस डिजायर्ड डीएनए को हम प्लाज्मिड में या वेक्टर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द बैक्टीरियल एंजाइम्स, दे कैन कट स्प्लिट डीएनए फ्रॉम एनी सोर्स। तो ऑलरेडी हमने बताया था कि जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो हम बैक्टीरिया से डिराइव करते हैं। ओके, और ये जो एंजाइम्स है वो डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट्स पे कट करता है, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन साइट जिसको हम बोलते हैं। ओके, सो दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इकोलाई। सबसे पहले किसमें डिस्कवर हुआ था, इकोलाई में हुआ था, रिस्ट्रिक्टिंग द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। तो सबसे पहले ये इकोलाई में डिस्कवर हुआ था, और मेनली इकोलाई में वो क्या कर रहा था, जो बैक्टीरियोफेज है जिसने इकोलाई को अटैक किया था, उस बैक्टीरियोफेज के रेप्लिकेशन को वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, और मेनली जो बैक्टीरियोफेज है उसके डीएनए को कट कर रहा था। ओके, सो इस रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस का यूज करके जो इकोलाई है अपने आप को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किससे, मेनली फ्रॉम द वायरस। और हमने ये भी बताया था कि आपको कि इकोलाई का खुद का डीएनए इसलिए कट नहीं होता है क्योंकि उसके डीएनए में मेनली जो कुछ बेस पेयर्स है, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कि मिथाइलेशन होता है, CH3 ग्रुप वहां पे ऐड होता है, जिसकी वजह से उसका जो इकोलाई है खुद का डीएनए बच जाता है, किससे, कटिंग से। बट जो बैक्टीरियोफेज उसमें एंटर हुआ, जो वायरस एंटर हुआ है, उसका डीएनए कट हो जाता है। ओके, सो thus the enzymes that restrict the viral replication are known as restriction enzymes और restriction endonuclease। तो वो एंजाइम जो वायरल डीएनए को क्या करता है, उसके एंजाइम्स को कट करके उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, कि जो ताकि वायरल जो रेप्लिकेशन है वो नहीं हो सके बैक्टीरिया के अंदर। तो उन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो hundreds of restriction endonuclease have been isolated from bacteria। ठीक है, बहुत सारे जो restriction endonuclease है वो बैक्टीरिया से आइसोलेट किए गए हैं अभी तक, एंड सम ऑफ देम आर कमर्शियली अवेलेबल। तो उसमें से कुछ क्या है, कमर्शियली अवेलेबल है फॉर जीन मैनिपुलेशन प्रोसेस। ओके, सो द प्रोसेस एंड ग्रोथ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज अनइमेजिनेबल विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो जो ये बायोटेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस हो रही है बायोटेक्नोलॉजी में, तो वो अनइमेजिनेबल है, अगर हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं होंगे तो। ओके, सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोटेक्नोलॉजी या रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। ओके, देन टाइप्स ऑफ एंडोन्यूक्लियस जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, दैट इज टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड है, टाइप थर्ड है। ओके, और एक दूसरा है दैट इज अ टाइप। तो इन तीनों में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसको माना जाता है, दैट इज द टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, तो टाइप वन का एग्जांपल यहाँ में इकोराई L2, टाइप टू का इकोराई आई, टाइप थ्री है दैट इज इकोपीआई। ओके, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो एक पर्टिकुलर जगहों पे क्या करता है, डीएनए को कट करता है, और उन जगहों को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस या रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस इज द साइट वेयर डीएनए इज कट बाय ए रिस्ट्रिक्शन endonuclease। तो रिस्ट्रिक्शन endonuclease कैन स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज डीएनए विद अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड एंड क्लीव। तो ये भी हमने बताया था कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है या रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स हैं वो क्या करता है, जो ये डीएनए है उसको पर्टिकुलर साइट्स पे कट करता है। तो उन पर्टिकुलर साइट्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस या रिस्ट्रिक्शन साइट्स। रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस
या इसको हम रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी बोलते हैं। तो इसी साइट्स पे ही क्या कर सकता है, जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो वर्क कर सकता है और इस डीएनए को यहाँ पे कट कर सकता है। तो जो ये रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस है वो कम से कम 4 से 8 बेस पेयर का रहता है। हमने कहा था मिरर टाइप पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी होता है और रिवर्स पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी होता है। ओके, तो वो हमने ऑलरेडी आपको पता है कि किस तरीके से ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वहाँ पे जाके कट करता है और कौन-कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके के एंड्स वो प्रोड्यूस करता है। कुछ ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, कुछ अ स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जो मेनली जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकंड है वो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से हो ओवरहैंग जो पार्ट है वो इस तरीके से प्रोड्यूस करता है जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। और अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट की बात करेंगे तो वो इस तरीके से ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी कहा। तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स वो साइट्स है जहाँ पे हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे अटैक करता है। अटैक करने के बाद उसको यहाँ से कट कर देता है। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। देन उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज द रिस्ट्रिक्शन क्लीवेज पैटर्न्स। तो क्लीवेज पैटर्न्स की भी हमने ऑलरेडी बात की कि कुछ जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है इस तरीके से। ठीक है, सीधा जो सेंटर ऑफ एक्सिस है वहां पे कट करके, और कुछ या तो राइट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सिस या लेफ्ट सेंटर ऑफ एक्सिस पे अटैक करके, जो जहाँ पे हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है और रिस्ट्रिक्शन साइट है, और इस तरीके से स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है और कुछ ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज पैटर्न्स बोलते हैं। तो मोस्टली ये जो स्टिकी एंड्स है दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द रिकम्बिनेंट प्रोसेस। ठीक है, तो इस ब्लंट एंड्स को हम स्टिकी एंड्स में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग सम एंजाइम्स। ओके, देन उसके बाद जो नेक्स्ट एंजाइम है, जो टूल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज द डीएनए लाइगेसेस। डीएनए लाइगेस को हम क्या बोलते हैं, डीएनए जॉइनिंग एंजाइम। डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम बोलते हैं डीएनए कटिंग एंजाइम्स, और डीएनए लाइगेस को हम बोलते हैं डीएनए जॉइनिंग एंजाइम्स। सो ये जो डीएनए लाइगेस है वो क्या करता है, डीएनए को, जो कट डीएनए फ्रेगमेंट्स है उनको कोवेलेंटली ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सो दीस एंजाइम्स वर ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस। तो जो ये डीएनए लाइगेस है उसको आइसोलेट किया गया कहाँ से, मेनली सबसे पहले वायरसेस से। दे आल्सो ऑकर इन इकोलाई एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो इकोलाई सेल्स में भी ये पाया जाता है, और जो हमारे सेल्स है यूकैरियोटिक सेल्स, उसमें भी ये डीएनए लाइगेस पाया जाता है। ओके, डीएनए लाइगेस एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सेलुलर डीएनए रिपेयर प्रोसेस। तो ये जो डीएनए लाइगेस है मेनली कहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, जो सेलुलर डीएनए रिपेयर प्रोसेस है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है, रेप्लिकेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। ओके, so the action of DNA ligase is absolutely required to permanently hold DNA pieces। तो जो DNA ligase का जो रोल है मेनली किसमें है, मेनली जो डीएनए है उसको परमानेंटली, डीएनए पीसेस है उनको परमानेंटली होल्ड करके रखने में। ओके, so this is so since the hydrogen bonds formed between the complementary bases of DNA strands are not strong enough to hold the strands together, DNA ligase joins the DNA fragments by forming a phosphodiester bond between the phosphate group of 5 carbon of one deoxyribose with the hydroxyl group of 3 carbon of another deoxyribose। तो ये जो डीएनए लाइगेस है वो क्या करता है, डीएनए लाइगेस यहाँ पे जो फॉस्फेट और जो शुगर है उनके बीच में जो बॉन्ड है वो फॉर्म करता है, मेनली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द कार्बन ऑफ वन डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, एक डीऑक्सीराइबोस है, ये हमारा शुगर है। ठीक है, उस शुगर और दूसरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऑफ द थर्ड कार्बन ऑफ अनदर डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, दूसरा जो डीऑक्सीराइबोस है जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड है और ये जो शुगर है, इनके बीच में जो बॉन्ड है उसको ये बनाने में हेल्प करता है कौन सा, डीएनए लाइगेस। ओके, देन T4 DNA ligase requires ATP as a cofactor while E. coli DNA ligase is dependent on NAD। तो जो वायरस है दैट इज T4 फेज, तो उसको ATP चाहिए एज ए कोफैक्टर और E. coli को NAD चाहिए एज ए कोफैक्टर टू joins the DNA। So in each case, the cofactor ATP or NAD split to form an enzyme AMP complex that brings about the formation of phosphodiester bond। तो दोनों केसेस में ATP और ATP हो या NAD हो, दोनों ब्रेक होके क्या फॉर्म करते हैं, दैट इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है,
तो इस एडेनो मोनोफॉस्फेट बनने की वजह से या इस एटीपी या एनएडी के ब्रेकडाउन होने की वजह से जो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, जो 2 शुगर्स के बीच में फॉर्म होगा, ठीक है? तो ये फॉर्म होता है। ओके, सो द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज इज अल्टीमेट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ ए रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो जो ये डीएनए लाइगेज है, वो मेनली हमारा क्या करता है? अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स बता दूँ, तो जो ये हमारा वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर है, और जो हमारा डिजाइर्ड डीएनए है, उसको ज्वाइन करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो इस क्लोनिंग वेक्टर में जो हमारा डिजाइर्ड डीएनए है, वो ज्वाइन इसी डीएनए लाइगेज की वजह से होता है। ओके, देन उसके बाद आता है होमोपॉलीमर टेलिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको याद करने हैं। दैट इज अब होमोपॉलीमर टेलिंग क्या होता है? द कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स कैन बी जॉइंड टुगेदर बाय अनीलिंग। ठीक है, तो जो कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स है फॉर इस तरीके से लाइक लाइक दिस फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे साइटोसिन है। तो यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे गुआनिन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बोलेंगे। ओके, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इस तरीके से ओवरहैंग होंगे, तो वो उनको ज्वाइन करना वो इजीली एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। लाइक इस फॉर एग्जांपल एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो यहाँ पे थाइमिन, एडेनिन और गुआनिन आएगा, और ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? बाइंड हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से। सो दिस प्रिंसिपल इज यूटिलाइज्ड इन होमोपॉलीमर टेलिंग। यही जो प्रिंसिपल है, उसको होमोपॉलीमर टेलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। सो द टेक्निक इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ओलिगो D8 to 3 ends of some DNA molecule and the addition of oligo DT to 3 prime ends of other molecules. The homopolymer extension by adding 10 to 40 residue can be synthesized by using terminal deoxynucleotide transferase of calf thymus. Homopolymer tailing achieved by annealing is illustrated. ठीक है, तो ये जो होमोपॉलीमर टेलिंग है, उसमें क्या होता है? एक एंड पे हम जो ओलिगो डी है, वो ए है, वो ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ए ए ए ए, इस तरीके से हम एडेनिन ऐड करते जाएंगे, और दूसरा जो डीएनए है, ओके, उस पे हम क्या करेंगे? उस पे हम थाइमीन जो ग्रुप है, वो ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हम रेजिड्यूज है, वो हम 10 भी ऐड कर सकते हैं। 10 से लेके हम 40 रेजिड्यू ऐड कर सकते हैं। एक एंजाइम को हम यूज करते हैं, दैट इज द डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है, उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इस डीएनए में मेनली ये ब्लंट एंड्स को इस तरीके से स्टिकी एंड्स बनाने में यूज किया जाता है। ओके, जिसमें हम एडेनिन को थाइमिन के साथ ऐड करते हैं, एडेनिन को थाइमिन के साथ ऐड करते हैं। इस तरीके से मींस एक एक एंड पे हम पूरा एडेनिन ऐड करेंगे, और एक एंड पे पूरा थाइमिन ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ऐड करने से क्या होता है? तो इन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो बनता है, उसमें हेल्प मिल जाता है। इस तरीके से हम जो ब्लंट एंड है, उसको स्टिकी एंड बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर टेलिंग। होमो मीन्स सेम, पॉलीमर मीन्स चेन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेम न्यूक्लियोटाइड यूज करें, एडेनिन एडेनिन एडेनिन, तो इसको हम होमोपॉलीमर बोलेंगे। अगर हम यहाँ पे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, इस तरीके से डिफरेंट पॉलीमर यूज करते हैं, तो अब इसको हम हेटेरोपॉलीमर टेलिंग बोलते हैं। बट यहाँ पे हम सेम न्यूक्लियोटाइड वो यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर टेलिंग। तो ये मेनली ब्लंट एंड्स को स्टिकी एंड्स बनाने में हेल्पफुल रहता है। ओके, देन उसके बाद लिंकर्स एंड एडाप्टर्स हैं। तो लिंकर्स और एडाप्टर्स क्या होते हैं? तो लिंकर्स एंड एडाप्टर्स आर केमिकली सिंथेसाइज्ड शॉर्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो ये जो लिंकर एंड एडाप्टर्स है, वो केमिकली जिसको हम सिंथेसाइज करते हैं, और डबल स्ट्रैंडेड रहते हैं, और शॉर्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ओके, तो लिंकर पोजेस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स, क्लीवेज साइट्स। तो लिंकर्स में क्या रहते हैं? मेनली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, लिंकेज साइट्स प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से। सो दे कैन बी ligated to blunt ends of any DNA molecule and cut with specific restriction enzymes। तो ये जो इनका डीएनए है, इसको हम किसी भी ब्लंट एंड डीएनए के साथ क्या कर सकते हैं? लिंक कर सकते हैं, या एडाप्टर्स को हम लिंक कर सकते हैं। उसके बाद हम वहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करके इस डीएनए को, जिसमें ब्लंट एंड्स था, उसको हम इस तरीके से स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करा सकते हैं। ओके, सो एडाप्टर्स कंटेन
perfect it sticky ends or cohesive ends, they are useful to be ligated to DNA fragments. तो linkers को इस तरीके से हम sticky ऐड करके sticky ends बना सकते हैं, और जो adapters है वो already उनके उनके पास sticky ends या cohesive ends present रहते हैं. ठीक है, तो ये difference है किसके बीच में, adapters और linkers के बीच में. तो already जो linkers है वो इस तरीके से उनके पास cohesive end या sticky ends already present रहता है. But ये जो लिंकर से उनके पास ऐसा नहीं रहता है, बट उनके पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम ऐड करते हैं अपने जो डीएनए है जिसके पास ब्लंट एंड है उस पे ऐड कर देते हैं. उसके बाद यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके इस तरीके से स्टिकी एंड्स से प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो द डीएनए फ्रेगमेंट्स हेल्ड टू लिंकर्स और एडाप्टर्स आर फाइनली लाइगेटेड टू वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसको हमने आइसोलेट किया था, किससे मेनली आइसोलेट किया था हमने, जो हमारा डोनर डीएनए है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है. ठीक है, बट ये जो डिजायर्ड डीएनए जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके हमने बनाया था, तो वो इस तरीके से इसका ब्लंट एंड होगा. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देंगे, जो लिंकर है वो ऐड कर देंगे, एडाप्टर है ऐड कर देंगे. अगर हम एडाप्टर ऐड करेंगे तो एडाप्टर में ऑलरेडी स्टिकी एंड्स रहते हैं, इस तरीके से स्टिकी एंड्स ऑलरेडी उसके पास रहता है. ओके, इस स्टिकी एंड्स. तो इस डीएनए को वेक्टर में इंट्रोड्यूस करना बहुत ईज़ी हो जाता है अगर उसके पास इस तरीके से स्टिकी एंड्स हो. ठीक है, क्योंकि जो हमारा वेक्टर है वो भी उसके पास भी अगर स्टिकी एंड्स हैं, तो ये यहाँ पे इज़िली ऐड हो सकता है. तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये लिंकर्स या एडाप्टर्स. तो ये एक तरीके का हेल्प प्रोवाइड करता है किसको, जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है उसको वेक्टर में इंट्रोड्यूस करने के लिए. ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट जो एंजाइम हम यूज करते हैं रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, दैट इज द अल्कलाइन फॉस्फेटेज. तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है जो फॉस्फेट को रिमूव करता है. सो अल्कलाइन फॉस्फेटाइज is an enzyme involved in the removal of phosphate groups. So this enzyme is useful to prevent the unwanted ligation of DNA molecules, which is a frequent problem encountered in cloning experiment. तो मेनली क्या होता है, जो हमारा वेक्टर है उसको हमने इस तरीके से ओपन किया, तो ये वेक्टर फिर से क्लोज होने के चांसेस होते हैं. तो ये जब ये क्लोज हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, जो ये जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करके उसका जो एंड कट किया था, तो ये फिर से ज्वाइन हो सकता है. ठीक है, अगर ज्वाइन हो गया तो हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है वो इसमें एंटर नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए इसको ज्वाइन होने नहीं देना है. तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का यूज करते हैं. तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का यूज करने से क्या होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, और इसके ज्वाइन होने की फिर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने की जो चांसेस है वो खत्म हो जाता है. ओके, तो व्हेन द लीनियर वेक्टर प्लास्मिड डीएनए इज ट्रीटेड विद अल्कलाइन फॉस्फेटेज, the 5' terminal phosphate is removed. This prevents both recircularization and plasmid DNA dimer formation. So it is now possible to insert the foreign DNA through the participation of DNA ligase. तो इस तरीके से जब हमने वेक्टर डीएनए को लीनियर बनाया, तो ये फिर से रिसर्कुलराइज होने के इसके चांसेस रहते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है इस एंड पे, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा या फॉस्फेट ग्रुप है, उसको हम रिमूव कर देते हैं 5' एंड से. ठीक है, जब ये रिमूव हो जाएगा तो ये इस तरीके से रिसर्कुलराइज नहीं होगा. तो जब रिसर्कुलराइज नहीं होगा तो हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है उसके इंसर्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो ये एंजाइम भी हम यूज करते हैं. ओके, फॉस्फेटेज एंजाइम ही वो एंजाइम है जो फॉस्फेट को रिमूव करता है. तो अगर आपको कोई पूछे कि फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि फॉस्फेटेज एंजाइम फॉस्फेट को रिमूव करता है. काइनेज वो एंजाइम है जो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है. ठीक है, तो अब जब आपने बायोटेक्नोलॉजी वो पढ़ा होगा, दैट इज बायोकेमिस्ट्री, तो वहाँ पे मैंने आपको काइनेज के बारे में पढ़ाया था. ओके, देन कुछ एंजाइम्स हैं जो डीएनए को मॉडिफाई करते हैं, तो उन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम. सो सम ऑथर्स प्रेफर टू यूज द ब्रॉड टर्म डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स टू ऑल द एंजाइम इन्वॉल्वड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो कुछ ऑथर्स हैं या कुछ साइंटिस्ट हैं जो क्या करते हैं, जितने भी एंजाइम्स जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है उन सबको डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स कहते हैं. ओके, these enzymes represent the cutting and joining function in DNA manipulation. ये जो DNA modifying enzymes है वो क्या करता है, डीएनए को कट भी करता है और डीएनए को ज्वाइन भी करता है जब हम डीएनए मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं. So they are broadly categorized as nucleases, polymerases, enzyme modifying ends of DNA molecules and briefly described below and illustrated. तो वो जो
ये जो एंजाइम्स है, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम, तो इसमें मेनली न्यूक्लियेजेस आते हैं, ठीक है, पॉलीमरेजेस आते हैं, और एंजाइम मॉडिफाइंग एंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, वो एंजाइम जो डीएनए के एंड्स को मॉडिफाई करता है, वो एंजाइम्स भी इस डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स में आता है। तो हम सबसे पहले न्यूक्लियस एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। तो न्यूक्लियस एंजाइम्स वो एंजाइम्स है जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है, ओके, और जो न्यूक्लियोटाइड है उनको अलग करता है। फॉर एग्जांपल एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, तो आपको पता है यहाँ पे इस तरीके से ये प्रेजेंट रहता है, ये ठीक है, ये हम ऐसे बना सकते हैं इसको, बना देता हूँ मैं, लाइक दिस, ये फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, तो यहाँ पे एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, तो ये जो फॉस्फोडाइस्टर न्यूक्लियस है वो क्या करता है, यहाँ से ये जो फॉस्फेट और शुगर की जो बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, और एक एक करके यहाँ से जो हमारा मॉलिक्यूल है, दैट इज जो हमारा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, उसको अलग कर देता है। तो दो टाइप्स के न्यूक्लियस रहते हैं, एक को हम एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं और एक को बोलते हैं हम एक्सो न्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस जो बीच में से कट कर देता है डीएनए को, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियस, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को सेंटर में से या कहीं से भी, मतलब मार अंदर से इंटीग्रल पार्ट से उसको कट कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियस। वो एंजाइम जो टर्मिनल साइड से कट करता है डीएनए को, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। ओके, सो यहाँ पे न्यूक्लियस इसको यूज किया जाता है मेनली डीएनए को कट करने के लिए, या तो सेंटर में से या तो साइड में से। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्क्राइब ऑलरेडी आर गुड एग्जांपल ऑफ एंडोन्यूक्लियस, सम अदर एग्जांपल ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस आर इनलिस्टेड बिलो। ओके, तो एंडोन्यूक्लियस हमने ऑलरेडी आपको बताया कि मेनली जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो एक टाइप का एंडोन्यूक्लियस है, और इसी के साथ साथ दूसरे एंडोन्यूक्लियस भी हैं जो मेनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे जो एक्ट करता है, दैट इज द न्यूक्लियस S1। ओके, तो जो S1 एंडोन्यूक्लियस है वो मेनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल्स पे अटैक करता है और डीएनए को कट कर देता है। और देन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस फर्स्ट डीएनएस 1, तो वो कट करता है इधर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल एट रैंडम साइट्स, कहीं से भी इसको कट कर सकता है। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस है डीएनएस 1, ओके, सिंगल स्ट्रैंडेड को भी कट कर सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को भी ये कट कर सकता है, बट इन फ्रॉम द any part from the center, okay, साइड से नहीं। एक्सोन्यूक्लियस थर्ड कट्स डीएनए एंड जनरेट्स मॉलिक्यूल विद प्रोट्रूडिंग 5 एंड्स। तो जो एक्सोन्यूक्लियस थर्ड है वो डीएनए को साइड से टर्मिनल रीजन से कट करता है और ऐसे डीएनए फॉर्म करता है जिसके पास एक प्रोट्रूडिंग हल्का सा इस तरीके से 5 एंड प्रेजेंट हो, ओके। तो जो न्यूक्लियस बॉल 3-1 है, इज अ फास्ट एक्टिंग 3' exonuclease. Its action is usually coupled with slow acting endonuclease. तो ये जो न्यूक्लियस बाल 3-1 है, 31 है, वो 3' एंड पे क्या करता है, जो 3' एंड है उस पे एक्ट करता है और वहां से डीएनए को बाहर एक एक करके रिमूव कर देता है, ओके। तो इसको हम डीएनए डाइजेशन भी बोल सकते हैं। डाइजेशन में ये एंडोन्यूक्लियस हेल्प करता है। ये तो वो एंजाइम से डीएनए को कट करता है। कुछ एंजाइम से जो आरएनए को भी कट करता है, तो उन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियेजेस, ठीक है, जो आरएनए को कट कर देता है, ओके। देन पॉलीमरेजेस, तो पॉलीमरेज आपने रेप्लिकेशन में सुना होगा, दैट इज डीएनए पॉलीमरेजेस, आरएनए पॉलीमरेजेस, जो मेनली क्या करता है, डीएनए को इलोंगेट करता है या डीएनए की चेन को इलोंगेट करता है, आरएनए की चेन को इलोंगेट करता है। This group of enzymes that catalyze the synthesis of nucleic acids molecules are collectively referred as polymerases। तो वो एंजाइम्स जो न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, पॉलीमराइज करता है या उसका पॉलीमर फॉर्म करता है। मींस एडेनिन है, यहाँ पे फिर थाइमिन ऐड कर दिया, फिर साइटोसिन, फिर गुआनिन, फिर एडेनिन, फिर गुआनिन, फिर साइटोसिन। तो इस तरीके से एक एक करके जो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाता है और जो ये चेन है उसको इलोंगेट करते जाता है। तो उन एंजाइम्स को, चाहे वो आरएनए करता हो या डीएनए करता हो, तो उन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमरेजेस बोलते हैं, ओके। जो डीएनए करता होगा उसको हम डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, जो आरएनए करता है उनको हम आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, ओके। सो अब वो भी डिफरेंट तरीका रहता है कुछ एंजाइम्स का, जैसे कि कुछ एंजाइम से डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस, ठीक है, जो डीएनए से डीएनए कॉपी करता है, ठीक है, डीएनए से
डीएनए कॉपी करता है। फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए हमारा, उस डीएनए से अगर वो डीएनए बना रहा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और कुछ एंजाइम्स है जो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, जैसे कि इसका एग्जांपल है दैट इज द टीलोमेरेज। टीलोमेरेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, टीलोमेरेज इस तरीके से एंजाइम रहता है, उसके अंदर आरएनए रहता है और इस आरएनए से वो यहाँ पे डीएनए फॉर्म करता है, तो उन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बट जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, अगर हम यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज 1, तो वो डीएनए से डीएनए बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और जो आरएनए से डीएनए बनाता है दैट इज द आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए से आरएनए बनाता है, ठीक है, तो उसमें आता है आपका आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ओके, तो वो एंजाइम जो मेनली न्यूक्लियोटाइड्स को एक्सटेंड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज। तो हम पॉलीमरेज का भी हम यूज करते हैं मेनली किसमें, इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ओके, सो जो वो एंजाइम जो डीएनए के एंड्स को मॉडिफाई करता है, उसमें क्या आता है, दैट इज द अल्कलाइन फॉस्फेटेज, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, जो मेनली क्या करता है, जो टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप उसको रिमूव करता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो काइनेज मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो फॉस्फेट ऐड करता है, तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है वो क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है मेनली जो हमारा डीएनए है उसके एंड्स पे। देन टर्मिनल ट्रांसफरेज आल्सो कॉल्ड एज टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफरेज। तो ये क्या करता है, जो टर्मिनल एंड्स पे उस पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। Okay, so this transferase repeatedly adds nucleotides to any available 3' ends, terminal ends, the most suitable being the protruding 3 ends. This enzyme is particularly useful to add homopolymer tail prior to the construction of recombinant DNA molecules. तो ये जो एंजाइम थे वो मेनली होमोपॉलीमर जो टेल से वो फॉर्मेशन के लिए हेल्प होता है बिफोर रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, ताकि वहां पे इस तरीके से स्टिकी एंड्स फॉर्म हो सके, क्योंकि एक एंड पे ही वो क्या करता है, 3' एंड पे ही वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाता है। ओके, तो एक साइड पे इस तरीके से होगा और दूसरे साइड पे इस तरीके से होगा, तो ये जो डीएनए है वो इजीली हमारे वेक्टर में ऐड हो सकता है। सो दीज आर सम टूल्स और सम एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड इन डीएनए मैनिपुलेशन या डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ओके, होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस। तो एक बार आप फिर से, मैंने आपको ये नोट सेंड किया, तो आप एक बार देख लेना उसको और जितना हो सके इसको समझने की कोशिश करना। ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट enzymes which are used in the gene manipulation या recombinant DNA technology. Okay, thank you.